हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। मैं आपका हिस्ट्री ट्यूटर और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, जिस इवेंट का नाम है बैटल ऑफ प्लेसी एंड उसी को फॉलो करते हुए ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में, तो मैं एकदम से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लेसी तक कैसे पहुंचे, हम यहां तक कैसे आए हैं और कैसे फॉलो करते हुए बैटल ऑफ प्लेसी हुआ और ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है, अब आप बोलेंगे, पूछेंगे कि सर बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था। तो बच्चों देखो, ना ही मेडाइवल पीरियड में ना ही मॉडर्न पीरियड में। जब हम मेडाइवल से शिफ्ट कर रहे थे मॉडर्न पीरियड की तरफ, तो बीच में कॉलोनियल पीरियड में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बैटल ऑफ प्लेसी इंडियन हिस्ट्री में, जहां से पावर का शिफ्ट होता है फ्रॉम मुगल्स टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का देखने का नजरिया भी बदलता है कि वो इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से रूल करना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में किस लिए आए थे और उनका नजरिया किस तरीके से चेंज हुआ। एक्चुअली आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में किस लिए आए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन ट्रेड करते करते किधर उनका माइंडसेट चला जाता है, किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजीज चेंज होती है, वो सभी चीज हम कवर करेंगे बैटल ऑफ प्लेसी में। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर पे डाला हुआ है। ब्लैक होल ट्रेजेडी के वजह से ही बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। दोनों इवेंट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उन दोनों इवेंट्स की वजह से ही आगे चल के जो भी हुआ वो बैटल ऑफ प्लेसी को कंडक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी और बैटल ऑफ प्लेसी की तरफ जाते हुए। पीछे आ जाते हैं पहले, है ना। अब देखिए, बंगाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी और जो भी इवेंट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो बेसिकली इस एरिया में होगा, बंगाल वाला एरिया में। अच्छा, अब इस वाले बंगाल को आप ध्यान से देखिए। ये वाला बंगाल जो आप देख रहे हैं ना, वो ये वाला बंगाल आज के बंगाल से बहुत अलग है। एक्चुअली ये वाला बंगाल आपका ये पूरा एरिया कवर करता है। यहाँ पे बांग्लादेश वाला एरिया कवर करता है, आसम वाला एरिया और ये बिहार वाला एरिया टोटल कवर करता है। अब उस टाइम पे अराउंड 1700 के टाइम पे, है ना, ध्यान से समझिएगा चीज को। 1700 के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे ट्रेड किया करती थी, तब बंगाल जो था वो एक हॉटस्पॉट था, इकोनॉमिकल हॉटस्पॉट था, इकोनॉमिकल पावर था, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था और बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। तो बाहर से कंपनीज आ रही थी यहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए जब बैटल ऑफ प्लेसी या बैटल ऑफ प्लेसी के पहले दो बाहर की, दो यूरोपियन कंपनियां यहां पे आके ट्रेड कर रही थी। दो, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहां पे पहले ही आ गई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे बाद में आई है, औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, औरंगजेब यहां पे जब बैठा हुआ था तब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई है। अब आपको मैं बताता हूं क्या चक्कर है पूरा, बैटल ऑफ प्लेसी कैसा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा पहले अपन ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे थे, यहां तक आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे हम बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन फोर्थ मुगल रूलर के बारे में। फोर्थ मुगल रूलर कौन थे? जहांगीर। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला अपना जो स्टेज था ना, देखो बच्चों, वो पार कर लिया था 1600 में। ठीक है, ब्रिटिशर जब 1600 में पहली बार आए थे तो ऑलरेडी मुगल्स बहुत पावरफुल थे पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में मुगल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स ने लगातार यहाँ पे दिल्ली में जो पावर बैठे थे, जो मुगल एम्परर बैठे थे, उनसे लगातार बटरिंग वगैरह की और उनको कुछ ना कुछ करके फरमान जारी करवा लिया। अब ये सर पूछेंगे कि आप पूछेंगे कि सर फरमान क्या होता है। तो बच्चों देखो, फरमान जो होता है ना, फरमान ट्रेडिंग राइट्स है, जो कि
1600 से 1618 तक प्रयास करने के बाद जहां तहां करके फोर्थ मुगल रूलर जो था जहांगीर, उसके द्वारा दे दिया गया ब्रिटिशर्स को। तो फोर्थ मुगल रूलर ने क्या दे दिया? फरमान दे दिया। किनको? मुगल ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब ब्रिटिशर्स के पास राइट्स हैं। ब्रिटिशर्स के पास क्या राइट्स हैं? ब्रिटिशर्स के पास राइट है यहां पे ट्रेड करने की। ठीक है, जहांगीर ने राइट दे दिया है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने एक पड़ाव तो पारी कर लिया था ट्रेडिंग राइट्स पाके। एक बार जब ये ट्रेडिंग राइट्स पा गए ना, तो इन्होंने लगभग 20 साल में, 20 इयर्स में यहां पे लगभग आप मान के चलिए 28 to 30 फैक्ट्रीज अलग अलग पार्ट्स में कंट्री में स्थापित कर दी। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड किया। अब आप पूछेंगे कि ब्रिटिशर्स यहां पे आए किस तरीके से थे? तो ब्रिटिशर्स यहां पे प्योरली आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स की सोचने की टेक्निक अलग थी, समझने की टेक्निक अलग थी। इंडियन रूलर्स थे। इंडियन रूलर्स जो थे वो उस प्रकार से नहीं सोचते थे जिस प्रकार से मुगल के रूलर्स सोचते थे। मुगल रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा अनटेक्निकली और ज्यादा दिमाग का उपयोग नहीं करते थे। मतलब ऐसा कह नहीं सकते, बट मतलब थोड़ा दिल से ज्यादा करते थे, और जो उनने बोल दिया वो करने। और इनके जो ब्रिटिशर्स है ना, इनके इतने ज्यादा रूल्स और ये सब नहीं थे। वो दिमाग से बहुत ज्यादा खेलते थे। वो स्ट्रैटेजिकली अपनी चीजों को बहुत ज्यादा परफॉर्म करते थे। तो स्ट्रैटेजिकल परफॉर्मेंस से उन्होंने यहां पे करके अपनी सारी फैक्ट्रीज को स्थापित कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको मुझे समझाने का मेन चीज ये है कि आप बंगाल को देखिए और बंगाल की स्थिति समझिए कि बंगाल इस टाइम पे अराउंड 1600 to 1700 किस प्रकार था। बंगाल जो था वो हॉट स्पॉट ऑफ ट्रेड था। ठीक है, अब आगे चल के समझते हैं कि आगे किस प्रकार से होता है। अब देखो एक टाइमलाइन उठा लेते हैं अपन, उस टाइमलाइन को लेके समझेंगे। ठीक है, 1700 अपन उठा लिए। 1700 पे यहां दिल्ली में कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब मुगल्स का 6th रूलर था। ठीक है, उसके दादाजी ने, जो कि जहांगीर थे, उन्होंने ऑलरेडी उनको दे दिया था, तो उसको भी ऑलरेडी देना पड़ता। तो क्या देना पड़ता? फरमान देना पड़ता। तो औरंगजेब के टाइम पे भी फरमान था किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास फरमान था। किससे? इनसे फरमान था, जो यहां पे बैठे थे मिस्टर ये। औरंगजेब से फरमान मिला हुआ था कि वो यहां पे ट्रेड कर सके। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स यहां पे इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी। जब ब्रिटिशर्स पहले ट्रेड करने आए थे तो उन्होंने ना मुगल रूलर्स को बहुत ज्यादा बटरिंग करी, बहुत ज्यादा पैसों का लालच दिया, बहुत ज्यादा बहकाया, बहुत ज्यादा चीजें कही। फिर धीरे धीरे करके वो कंपनसेशन मांगने लग गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का प्योरली ट्रेड करने का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। उनको क्या चाहिए था? उनको तो यार प्रॉफिट चाहिए था। हमको तो प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी हमको प्रॉफिट में आना है। तो वो प्रॉफिट चाहते थे। तो उन्होंने टेक्निकली पहले मुगल रूलर्स को ये बताया कि हम बहुत रिच हैं, हम आपको इकोनॉमिकली बहुत एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस देंगे, हम आपको ट्रेड में आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो ये सब प्रोमिसेस कर रहे थे, और जैसे जैसे ऑल ओवर द इंडिया उनकी फैक्ट्रीज आती जा रही थी, ठीक है, जैसे जैसे ऑल ओवर द इंडिया उनकी फैक्ट्रीज आती जा रही थी, वो चीजों को शिफ्ट कर रहे थे और ऑफर्स को कम करना चालू कर दे रहे थे, मांगना ज्यादा चालू कर दे रहे थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? उनकी स्ट्रेटजी समझिए कि ब्रिटिशर्स यहां पे सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हैं। वो अभी तक ब्रिटिशर्स ने कोई मिलिट्री एक्सपेंडिशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम ट्रेडिंग चल रही है। किस तरीके से ब्रिटिशर्स कि ट्रेडिंग पॉलिसी कन्वर्ट होती है टेरिटरी ऑक्यूपेशन में, टेरिटरी कैसे वो लेना चाहे और किस तरीके से वॉर में कन्वर्ट हो गया, ये हम आगे चल के स्लाइड में समझेंगे, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ भी डिटेल चाहिए होगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ही है ना। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के बारे में मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी इस बैटल से पूरी तरीके से बदल गई, पूरी तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स प्योरली ट्रेड करने आए थे, लेकिन इन सब कारणों की वजह से ब्रिटिशर्स को आइडिया लगा कि यहां पे और कुछ हो सकता है, यहां पे हम अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं, हम यहां पे स्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो
पूरा मेरा क्लियर टॉपिक है आपको समझाने का कि बैटल ऑफ प्लासी में जाने के पहले आप ये समझ जाएं कि ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी किस तरह से कन्वर्ट होके आ गई बैटल में, किस तरीके से वो बैटल करने लग गए, ट्रेड पॉलिसीज के बैटल में कैसे आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पहले मैं आपको पढ़ देता हूं जो यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, द कंपनी बाय दैट टाइम वर एस्टेब्लिश्ड एंड हैव इशूड फरमान फ्रॉम औरंगजेब। आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे आई थी तो उन्होंने फरमान मांगा था। फरमान क्या है सर? फरमान इज बेसिकली ट्रेडिंग राइट्स एंड दैट ट्रेडिंग राइट्स इज गिवन बाय द मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दिए हुए थे, फरमान दिया हुआ था, जिसके कारण वो फ्रीली ट्रेड कर रहे थे। कहां पे? बंगाल वाले पार्ट पे एंड ऑल ओवर दी इंडिया पे। ठीक है, और बंगाल में उस टाइम पे जो रीजनल रूलर्स थे, जो रीजनल वहां पे एरिया में जो लोग थे, वो सोवर्निटी मानते थे औरंगजेब की। अगर उनको कुछ प्रोटेस्ट करना भी होता तो वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बिकॉज देखो, सोवर्निटी एक टर्म है। आप पूछोगे सर सोवर्निटी का मतलब क्या है? अगर मैं किसी की तरफ अपनी सोवर्निटी लूज कर रहा हूं तो बेसिकली आई एम लूजिंग माई इंडिपेंडेंस। मैं अपनी स्वतंत्रता खो रहा हूं, मैं अपना आधिपत्य खो रहा हूं। मैं किसी की तरफ मान रहा हूं कि मैं उसका आधिपत्य मानता हूं, उसका आधिपत्य मेरे पे स्थापित है। समझ रहे हो सोवर्निटी का मतलब एक बॉडी थी जो बॉडी रूल कर रही थी कई सारी बॉडीज पे उस टाइम पे, और वो बॉडी 1700 पे थी, और बेसिकली 1707 पे अगर हम ले ले तो डिक्लाइन भी हो गई है। लास्ट जो औरंगजेब था, आप बात मानोगे कि औरंगजेब जो था वो लास्ट मुगल एम्परर था जो कि स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद जो मुगल एम्परर है वो डिक्लाइन होना भी स्टार्ट हुआ, वो हम आगे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ। तो ये जो बॉडी है ना, ये इन सभी रूलर्स ने सोवर्निटी खो दी थी अपनी, और वो अंडर काम कर रहे थे, एक सुप्रीम रूलर के अंडर में काम कर रहे थे, और उस सुप्रीम रूलर का नाम था औरंगजेब, जो कि लास्ट मुगल एम्परर था, जो पावरफुल था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देयर वर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नवाब्स एंड ब्रिटिशर। चलो, मैं आपके घर में कुछ काम करने आता हूं, कुछ ट्रेड करने आता हूं, आपको कुछ चीजें बेचने आता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, अब मुझे बेचना नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा, अब मैं यहीं पे खाना भी खाऊंगा, मैं यहीं पे चीजें भी करूंगा, है ना। आपके घर के बाहर ही मैंने अपना कुछ बना लेना है, अपना कुछ खड़ा करना है, आपको बर्दाश्त होगा? सेम कंडीशन ऐसी भी थी। जो रीजनल रूलर्स थे और जो अपन कह सकते हैं जो नवाब्स थे वेस्ट बंगाल के, उनको चीजें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी औरंगजेब यहाँ पे बैठा हुआ है तो यार चलने दो, ऐसा करके चल रहा था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बेसिकली वही है कि फरमान जो कि ब्रिटिशर्स को मिला हुआ था मुगल रूलर से, उसका गलत उपयोग किया जा रहा था, गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, इतना यहां पे समझ में आ गया ना, इतनी स्टोरी कहां पे है। अब कैसे कैसे पावर शिफ्ट होगी, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, वो चीज को अपन है ना ध्यान में रखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो, ये चीज मैंने तुमको पुराने पॉइंट में पहले ही समझा दी है। ठीक है, कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर था। ठीक है, अब यार अमर तो है नहीं कोई भी इंसान, मरना है किसी ना किसी को कभी ना कभी। तो औरंगजेब जो था उसकी 1707 में डेथ हो गई, है ना। एंड वो औरंगजेब का डेथ होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुगल्स के लिए भी और ब्रिटिशर्स के लिए भी, क्योंकि उसके बाद ही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ जिसपे हम आगे चल के जाने वाले हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो औरंगजेब की डेथ हो गई। ठीक है, अब एक छोटा सा देखो, अगर मैं मैप बना दूं, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है। अब यार मैप पे ज्यादा वो मत करना, जैसे कि मैंने इंडिया बना दिया। ठीक है, अब इंडिया में बहुत जगह पे अगर औरंगजेब का रूल है, ठीक है, अब औरंगजेब यहां पे बैठ के रूल कर रहा था, एक सुप्रीम रूलर था और सोवरेन था इन पूरे ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, वो सोवरेन थे इसके ऊपर। ठीक है, औरंगजेब के। अब औरंगजेब की जब डेथ हुई तो सारे जो रीजनल स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, जो राजा हैं, उन्होंने आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया।
डिसइंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अगले पॉइंट में मैंने बताया भी है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर होने लगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर होने लगा, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि जितने भी रूलर्स थे ना वो सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। तो जब एक मेन पावर जो एक सुप्रीम पावर थी वो जब सेंटर से डिक्लाइन हुई, औरंगजेब जब यहां से हटा जो कि दिल्ली में बैठ के राज कर रहा था, तो उसके बाद सभी ने क्लेम करना चालू कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हम तो अपना राज करेंगे, हम तुम्हारा राज माने क्यों। उनने सबने ऐसा करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली वही है, रीजनल रूलर स्टार्टेड क्लेमिंग सोवर्निटी एंड थ्रोन। ठीक है, ये हो गया इंडिया पे। अब बात करते हैं जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, बंगाल की सिचुएशन। अब थ्रू आउट द वीडियो मैं तुमको यही समझाना चाह रहा हूं कि उस टाइम पे बंगाल की सिचुएशन क्या थी। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना तो बैटल ऑफ प्लासी समझ पाओगे। ठीक है, तुमको ये समझते रहना है कि बंगाल की सिचुएशन क्या थी। जब बंगाल की सिचुएशन समझ पाओगे तभी उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई वो चीज समझ पाओगे। ठीक है, अब बंगाल की सिचुएशन क्या है, तभी बंगाल को रूल किया जा रहा था यहां से औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अभी बंगाल की सिचुएशन क्या है कि यहां पे भी जो रूलर्स आए उन्होंने भी बोलने लग गए कि वी विल असर्ट द पावर एंड बंगाल को अब इंडिपेंडेंट रहना है। भाई हम नहीं मान रहे तुम्हारा आधिपत्य, हम नहीं स्वीकार कर रहे सॉवर्निटी, हम जा रहे भाई, हमको नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन एंड डिवीजन ऑफ पावर होने लग गया है ना, कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं रह गई कंट्री में। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करना चालू कर दिया। देखो, मुगल्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में डिफरेंस था, एक सोच के बीच में डिफरेंस था। देखो, ब्रिटिशर्स यहां पे प्योरली ट्रेड करने आए थे, उनका टेरिटरी पे हिस्सा लेने का, टेरिटरी लेके कुछ करने का, ये सब चीजों का कुछ उनका आइडिया नहीं था। जो मुगल्स थे वो भी यहाँ पे लूटपाट ही करने आए थे। मोहम्मद गौरी की बात करो, गजनवी की बात करो, वो भी यहाँ पे लूटपाट ही करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक्चुअली में ये जो इंडिया है ये सोने की चिड़िया है, तो वो यहाँ पे रुक गए और वो यहाँ पे रुक के अपना घर बना लिया। उन्होंने इंडिया को घर बना लिया और उन्होंने देखा कि यार हमें यहां से जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम यहां से जाएं क्यों, हम यहां पे ही राज कर सकते हैं। तो वो यहां पे रहने लग गए। तो ब्रिटिशर्स और इन्हों में अंतर भी है, इन दोनों में, मुगल्स में और ब्रिटिशर्स में, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब देखो, अभी तक तुम्हें दो चीज समझनी है। ठीक है, एक कि बंगाल की कंडीशन अभी तक क्या है और ब्रिटिशर्स की कंडीशन क्या है। अब ब्रिटिशर्स में क्या, ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजीज में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब चीज भी हम समझने लग जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना यार कि क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, अगर ये नोट करना है तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। अब देखो, अब बात करते हैं नवाब्स ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, अभी तक नवाब ऑफ बंगाल कौन था? देखो, औरंगजेब, ठीक है ना, मुर्शिद अली खान को, सॉरी ये थोड़ा आगे चले आए अपन, यहां पे अपन इसमें बात करते हैं। ठीक है, औरंगजेब के डिक्लाइन होने के बाद, जब औरंगजेब की पावर डिक्लाइन हुई, आफ्टर औरंगजेब नहीं, औरंगजेब की पावर डिक्लाइन होने के बाद मुर्शिद अली खान को नवाब, अब मैं इनकी भी हिस्ट्री बताऊंगा, अपन टॉपिक से बहुत बाहर चले जाएंगे, अपन को जल्दी जल्दी मेन टॉपिक में आना है। ठीक है, औरंगजेब तो बंगाल में था नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको अपन कंसीडर कर लेंगे। मुर्शिद अली खान उस टाइम पे बंगाल का नवाब बना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आ रहे थे वीक ही आ रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जो तुमको आगे कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो 10th मुगल रूलर था तुम्हारा, ठीक है, टेंथ मुगल रूलर जिसका नाम फारूक सैयद था, उसने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स का जितना भी डेप्थ था और लोन था, ठीक है, वो सब माफ कर दिया था थ्रोन पे बैठ के। बेसिकली जो फारूक सैयद था बहुत ही वीक और दिमाग से कम सोच पाने वाला और एक तरीके से बहुत ही वीक रूलर था, जो कि थ्रोन को संभाल भी नहीं पा रहा था। हालांकि उसका जो थ्रोन है वो भी बहुत कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया, बहुत ही जल्दी डिक्लाइन हो गया। एक बस ये आइडिया रखो कि 10th मुगल रूलर जो इनके टाइम पे आया था, किनके टाइम पे? अली वर्दी खान के टाइम पे 10th मुगल रूलर फारूक सैयद ने
अलीवर्दी खान को अपॉइंट किया था, और अलीवर्दी खान जो थे, है ना, उनकी अच्छी बनती थी, तो कुछ समय तक अलीवर्दी खान ने जो प्रॉफिट था उसमें से शेयर किया भी फारूक सैयर को। लेकिन फिर जैसे ही फारूक सैयर वहां से हटे और इनकी डेथ हुई, अलीवर्दी खान, देखो किस तरीके से आ रहा है, 1700 पे अपन बात कर रहे हैं, है ना, 17th सेंचुरी की अपन बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन को देखना है, उस टाइम पे जो बंगाल, एक बंगाल की बात करते हैं, बंगाल पे कौन कौन नवाब्स आए, मुर्शिद अली खान, ठीक है, मुर्शिद अली खान के बाद कौन आए, अलीवर्दी खान, और उसके बाद फिर जो रूलर आया उसी की पूरी स्टोरी है भाई, उसी के बारे में अपन को बात करना है, उसी का मेन रोल रहा है बैटल ऑफ प्लासी में, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्मार्ट, और अपन कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रूलर था, स्मार्ट भी था लेकिन स्ट्रिक्ट रूलर था, सिराजुद्दीन दौला, है ना, सूरज नहीं, अपन आगे चल के सूरज भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, क्या नाम है, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये उसका नाम था, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था। 21 ईयर्स की एज में जब ये यहाँ पे आया और बंगाल का नवाब बना, आते ही उन सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ब्रिटिशर्स की चीजें समझ में नहीं आई, वो आते ही समझ गया यार यहाँ पे तो यार बड़ा घपला चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अपन को सीधा सीधा लूटा जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही सिराजुद्दौला आया, नवाब बना, थ्रोन पे आया, उसने तुरंत रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। नाउ यहां पे आपको मैं एक पॉइंट पढ़ के बता देता हूं। नाउ सिराजुद्दीन दौला रिफ्यूजेस टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी एंड ऑर्डर्ड टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन। अच्छा, अब यहां पे आ रहा है फोर्टिफिकेशन करके एक वर्ड, है ना, आप पूछोगे कि सर फोर्टिफिकेशन क्या है ना, फोर्टिफिकेशन आपने बताया नहीं, और कंपनी फोर्टिफिकेशन यहां पे बंगाल में क्यों कर रही थी, है ना, कंपनी। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है यहां पे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। उस टाइम पे यूरोपियन वॉर चल रही थी कंट्रीज के बीच, किस टाइम पे, इसी टाइम पे कंट्रीज के बीच यूरोपियन वॉर चल रही थी, और यूरोपियन कंट्रीज के बीच 7 इयर्स वॉर चल रही थी, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज शुरुआत में बताई हुई थी, अगर आपको याद होगा, कि इंडिया में 2 कंपनीज ट्रेड करने आई थी, ठीक है। औरंगजेब के पहले सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद जब औरंगजेब का टाइम आया 1700, अराउंड 1700, औरंगजेब ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी राइट दे दिया यहां पे ट्रेड करने की, तो 2 ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ठीक है। तो क्योंकि जो वॉर चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज के बीच, उस वॉर में ये दोनों कंट्रीज जो थी वो अपोजिट में थी, इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फोर्टिफिकेशन कर रही थी, कहां पे, बंगाल में, वो फोर्ट बना रही थी, इस वजह से कि वो अपने एरिया, अपने रूल ऑफ जहां पे वो ट्रेड कर रहे हैं वहां पे दूसरी कंपनीज को आने से रोके। और यही सेम चीज चालू कर दी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, देखो सिराजुद्दौला ने बोल दिया भाई अब मेरे इधर पे ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है, तुम मेरे घर में ट्रेड करने आए थे, अब तुम मेरे घर में ही अपना महल बनाने लग गए, अपना किला बनाने लग गए, तुमको किसने परमिशन दी है यहाँ पे किला बनाने की, तुम स्टॉप कर दो। तो भैया ये तो बोले ठीक है, हम मान जाते हैं, हम हट रहे हैं साहब, हमने नहीं करना कुछ, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम मान जाते हैं, हमको तो बस यहाँ पे ट्रेड करने दो, हम आपको जो भी शर्तें हैं आपकी मान रहे हैं। लेकिन ये ब्रिटिशर्स, ये तो पहले से था ना, ये अभी कहां हैं, इनको तो आदत पड़ चुकी थी, इनको तो हो चुका था भाई कि इंडिया वाले कैसे ना कैसे करके हमारी बात मानी जाएंगे, कैसे ना कैसे करके हमारी शर्तें रख ही लेंगे, तो ये नहीं मार रहे थे। इन्होंने, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मान गई, लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कि मतलब इंडियंस थोड़ा जल्दी भरोसा कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो उनको लगा कि ठीक है मना लेंगे, देखते हैं और देखते हैं। उसका नतीजा बहुत गलत हुआ, और जो ये बंदा था सिराजुद्दीन दौला, उसने बाद में चल के कुछ, नवाब ने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, वो हम आगे जाएंगे, जिसको आप बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी जानते हो। तो देखो अब नाउ सिराजुद्दौला रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी एंड ऑर्डर टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन जो कि कंपनी कर रही थी यहाँ पे, क्यों, समझ गए क्यों कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कोई और यहाँ पे आके हमारे रूल ऑफ ट्रेड में आके ट्रेड ना करे, हमारा फोर्टिफिकेशन, हमारा मिलिट्री करके जगह जगह पे मिलिट्री लगा रही थी, अपनी एक सिक्योरिटी बिल्ड कर रही थी, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा था, वो बंगाल का एरिया ही ऐसा था कि ट्रेड के लिए और इकोनॉमिकली इतना इंपॉर्टेंट था कि वहां पे
किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। और ब्रिटिशर्स थे लालची, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, तो वो चाह रहे थे कि सिर्फ हम यहां से ट्रेड करें और कोई ना करे, तो इसीलिए वो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, अब सिराजुद्दौला ने कहा कि फोर्टिफिकेशन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, जो मैं तुमको करने दे सकता हूं वो मैं करने दूंगा, उसके लिए भी शर्तें हैं वो मैं तुमको बताता हूं और क्लियरली बताता हूं। ठीक है, तो उसने ऐसा कर दिया कि भाई कोई कंसेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फोर्टिफिकेशन बंद होगा, बंद करो, है ना। अब कंपनी वाले भी तो कुछ क्लेम करेंगे। कंपनी वालों ने क्या क्लेम किया? इन रिटर्न कंपनी ऑल्सो क्लेम्ड द रिलीफ ऑफ ड्यूटीज एंड सेड दैट ड्यू टू स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ सिराजुद्दौला देयर आर प्रॉब्लम्स इन अवर ट्रेडिंग पॉलिसीज। और कंपनी ने ये कह के टाल दिया कि यार इतना स्ट्रिक्ट नेचर रहा है सिराज का, ऐसे तो किसी भी पिछले मुगल रूलर का नेचर नहीं रहा है, आपकी वजह से हमारी ट्रेडिंग पॉलिसीज में भी डिफिकल्टीज आ रही है और हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और हम तो फोर्ट बस इसलिए बिल्ड कर रहे हैं कि हमको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको क्या दिक्कत आ रही है हमारे फोर्ट, तो ऐसा करके उनने मना कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है ना। ध्यान से देखना और समझते चलो यार, है ना, समझते चलोगे। देखो हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, अपन को चीजों को कनेक्ट करते हुए समझना है। पहले इवेंट्स को आने वाले इवेंट से कनेक्ट करो, चीजों को जोड़ो, तो चीजों को ऑलरेडी इजीली समझ जाओगे यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। ठीक है, तो हिस्ट्री को हमेशा स्टोरी की तरह पढ़ो, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर डेट्स नहीं याद होती, ये नहीं याद होती, एक बार स्टोरीज की तरह याद करो यार। स्टोरीज याद कर लोगे तो किरदार याद हो जाएंगे और किरदार के बाद डेट्स याद हो जाएंगी, इजी प्रोसेस है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आपने देख लिया है कि कंपनी ने मना कर दिया है सिराजुद्दौला की शर्तें मानने के लिए। अब क्या होगा? अब कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो इंटेंसिफाइड बैटल्स स्टार्टेड बिटवीन नवाब एंड कंपनी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक इंटेंसिफाइड बैटल स्टार्ट हो गई, किनके बीच? कंपनी के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। अब यहां पे देख भी रहे होगे कि कंपनी के रूलर और सिराजुद्दौला एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और भैया ये डील हालांकि हो नहीं पाई, लेकिन बात तो कर रहे थे। अब ये जो वो करना चाहते थे वो बहुत समय तक चल नहीं पाया, वो अलग हो गया। सिराजुद्दौला की कंपनी से कुछ बहुत ही बेसिक आस्क थी, अब वो उसके लिए बेसिक थी लेकिन कंपनी के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि कंपनी को अब आदत पड़ चुकी थी कम में ज्यादा लेने की। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने कंपनी से क्लियरली क्या क्या बोला? सिराजुद्दौला ने बोला कि भैया हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में सीधा सीधा पार्टिसिपेट करना बंद कर दो, हम चाहे जो करें, जिससे बात करें, जो आर्मी खड़ी करें, जिस भी राज्य को हम अपने साथ लें, तुम नहीं बोलोगे, तुम शांत बैठो, है ना। ये चीज पहली क्लियर कर दी। उसके बाद फोर्टिफिकेशन, भैया ट्रेड करने आए हो तुम, लैंड वैंड नहीं बनाओगे, लैंड हमारा है ना, लैंड हमारा है, लैंड हमारा रहना चाहिए, लैंड तो गलती से बना भी मत लेना, ये भी एक स्ट्रिक्ट तरीके से बोल दिया। ठीक है, तीसरी चीज बोली, अब देखो रिवेन्यू टैक्सेस मांग रहा है। अब तुम बोलोगे सर रिवेन्यू टैक्सेस तो ब्रिटिशर्स चुकाते ही होंगे ना, इसी शर्त पे तो आए थे ना यहाँ पे रूल करने, रिवेन्यू टैक्सेस चुकाने के लिए। अब रिवेन्यू टैक्सेस चुका क्यों नहीं रहे? तो देखो ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी ना बहुत अलग थी। ब्रिटिश और जो इंडियन जो दिमाग थे ना उस टाइम पे, वो युद्ध कौशल में बहुत अच्छे थे, हम लोग युद्ध करने में बहुत, लेकिन हम ना ये चालबाजी, हम ये सब चीजें अच्छे से कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो रिवेन्यू टैक्सेस की बात यहाँ पे कैसे आई? सिराजुद्दौला के आते आते ना कंपनी ने बहुत ज्यादा कंसेशन कर दिया था रिवेन्यू टैक्सेस पे, बहुत ज्यादा डेप्थ पे भी दी कंपनी। और बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है कि कंपनी के जो टैक्सेस है वो 10th मुगल रूलर है ना फारूक सैयद ने माफ कर दिए थे। ठीक है ना, तो अब भाई उनने मानने से मना कर दिया, भाई की भाई तुम्हारे 10th मुगल रूलर ने तो हमारे पूरे टैक्सेस माफ कर दिए, अब हम क्यों माने तुम्हारी बात, हमको माननी नहीं है तुम्हारी बात। लेकिन शिफ्ट कैसे हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुई कि भाई जिस शर्त पे ब्रिटिशर्स आए थे वही पूरी नहीं कर रहे हैं। देखो ब्रिटिशर्स जब आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्राइब दी थी, बहुत ज्यादा सोने चांदी दिए थे मारने के लिए, लेकिन जब एक बार इंडियन रूलर्स को भरोसा होते गया ना, तो उन्होंने उस भरोसे का मिसयूज किया, मिसगाइड किया, मिसलीड किया, और क्या करते गए, वो कंसेशन मांगते गए, कंसेशन पे कंसेशन, कंसेशन कंसेशन, और फिर एक टाइम ऐसा था भाई रिवेन्यू मतलब कुछ टैक्स दे ही नहीं रहे थे। और बंगाल जैसी जगह पे रह के ट्रेड कर रहे थे तो इतना ज्यादा कमा रहे थे और टैक्सेस बिल्कुल नहीं दे रहे थे। ये चीज इस रूलर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई थी, सिराजुद्दौला को, कि भैया ऐसे तो नहीं चलने वाला है, तुमको
अगर ट्रेड करना है तो चलो, हमारे पूर्वजों ने तुमको राइट्स दिए हैं, मैं मानता हूं तुम ट्रेड करो, लेकिन तुमको रेवेन्यू देना पड़ेगा, तुम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रेड तुमको देना पड़ेगा और ट्रेड देना इंपॉर्टेंट है। ये चीज की 3 शर्तें रखी गई। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या भाई थोड़ा अड़ियल थे, थोड़ा वो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, करीबन करीबन उनको इतने साल हो चुके थे यहाँ पे, 16th सेंचुरी से इधर एक 100 साल हो चुके थे, उनको आदत पड़ चुकी थी। वो ऐसा सोचने लग गए थे कि अब हम अपना काम करवा सकते हैं इतना ज्यादा ब्राइब दिए बिना। ठीक है, तो द निगोशिएशंस फेल्ड एंड द कंपनी डिनाइड द ऑर्डर ऑफ सिराजुद्दौला। ठीक है, आगे चलें, ये सब पॉइंट समझ में आ गया, एक बार देख लो यार अच्छे से, है ना। ये शर्तें थी जो कि सिराजुद्दौला ने रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि यहां रहना है भैया तो ऐसे रहोगे, वरना नहीं रह सकते, वरना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सेम शर्तें कैसे एक्सप्रेस करी थी? जो गवर्नर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम पे बंगाल्स ने सीधा मैसेज भिजवाया था सिराजुद्दौला ने गवर्नर्स को, और गवर्नर्स ने ये चीज बताई थी, दोनों ही कंपनीज को बताई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बताई थी और ब्रिटिशर्स की। अब फ्रेंच तो मान गए भाई, ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, ब्रिटिशर्स ने माना नहीं अच्छे से। ठीक है, आगे चलते यार, ये चीज आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। अब इतना क्लियर करने के बाद ना हम एकदम मेन टॉपिक पे आएंगे, एकदम हॉट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है ना, ठीक है यार, तो अभी हम कहां पे आ गए हैं? द ब्लैक होल ट्रेजेडी पे। अभी तक तुमने कितना समझा? अभी सिराजुद्दौला ने कुछ शर्तें रखी थी ब्रिटिशर्स पे, एक मैं रिकैप तुमको बता दे रहा हूं कि अभी तक क्या क्या हुआ, अब आगे क्या होने जाने वाला है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने कुछ शर्तें रखी थी ब्रिटिशर्स से कि यार ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, तभी तक तुम यहां पे रह सकते हो, वरना ये तो मैं मानूंगा नहीं। मैं मानूंगा नहीं कि तुम यहाँ पे फोर्ट बनाओ, मैं मानूंगा नहीं कि तुम बिना मेरे को रिवेन्यू दिए हुए चला पाओ यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारी इतनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होने लगा मैं आपको बताता हूं। सिराजुद्दौला की जो मांगे थी, जो भी शर्तें थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मान ली, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल इसको मानने से मना कर दिया, है ना। अब सिराजुद्दीन दुल्ला ने ठान लिया कि भाई अब ये मान नहीं रहे हैं, अब इन पे अटैक बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो फिर, है ना, अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। अब ऐसा मत सोचना यार कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में ज्योग्राफी का मैं टर्म तुमको डाल रहा हूं, मैं तुमको समझाऊंगा स्पेस वगैरह में, कुछ नहीं जानने वाले। यहां पे ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसको हम मैं कहूं क्या, बंगाल लोग ऐसा मानते हैं कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कहां पे थी? फोर्ट विलियम, कलकत्ता पे। फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम, ठीक है, एक फोर्ट है, कलकत्ता में सिचुएटेड है, ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर पे, जिसका नाम रखा गया है विलियम थर्ड के नाम पे, जो कि इंग्लैंड के था, और उसको बना लिया गया था 1690 तक। 1690 तक ये वाला फोर्ट, जो फोर्ट विलियम वाला फोर्ट है, ये बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अब सिराजुद्दीन दौला अटैक्ड कलकत्ता on 16th June 1756 with the army of 50,000 soldiers। 50,000 सोल्जर्स की आर्मी के साथ उसने अटैक कर दिया कलकत्ता में। अब वहां पे भाई जो गवर्नर जॉन डायरेक्ट बैठे थे, उनकी तो भाई दिमाग ही फिर गया भाई कि हम कैसे फाइट करेंगे। तो वो तो भाई कट लिए कि भाई मैं नहीं फाइट कर पा रहा हूं 50,000, और वो सिर्फ 50,000 आर्मी नहीं थी, उनके साथ बहुत सारे हाथी भी थे, और उनका कुछ अकाउंट नहीं है पर बहुत सारे हाथी भी थे और तोपों का भी बल था। तो भैया डायरेक्ट तो बोले कि हम निकल रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर डायरेक्ट थे वो अपने कमांडर्स के साथ निकल लिए, भैया हम जा रहे हैं, हम नहीं लड़ पा रहे आपसे, हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट के मन में मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उस टाइम पे उनके मन में क्या था। उन्होंने 170 ट्रूप्स को, सोल्जर्स को यहां पे फोर्ट विलियम में रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। किसके अंडर में? जॉन हॉलवेल के अंडर में। ठीक है, हुआ क्या? ब्लैक होल ट्रेजेडी कैसे होने वाली है? सिराजुद्दौला की शर्तें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं मानी, सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया बंगाल पे। उस टाइम पे बंगाल को तो पूरा साफ ही कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया, हटा दिया, और उसके बाद उसने तुरंत जैसे ही वहां पे कब्जा किया बंगाल में, जैसे ही गवर्नर्स भागे, उसने 20 जून 1756 में तुरंत फोर्ट विलियम भी कैप्चर कर लिया। और फोर्ट विलियम कैप्चर करके जो ट्रूप्स वहां पे, जो 170 ट्रूप्स वहां पे बैठे हुए थे,
उन सबको बंदी बना लिया। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं सर ब्लैक होल पे आइए जल्दी से, ब्लैक होल सब समझना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने पूरा नहीं बताया, मैं तुमको एक डेप्थ में बताता हूं ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कैसी। ठीक है, जब सारे ट्रूप्स को कवर किया गया तो जो ये हैं जॉन हॉलवेल ये अपनी एक किताब में ऐसा बताते हैं कि जब सिराजुद्दौला ने हमें कैप्चर किया था तो हमारे साथ कुछ बदसलूकी नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी, लेकिन रात में जब सभी सो रहे थे तो हमारे ट्रूप्स में से एक ट्रूप ने शराब के नशे में आके गोली चला दी। किस पे? सिराजुद्दौला के सोल्जर्स पे। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, मारपीट चालू हो गई। तब सिराजुद्दौला के किसी एक एडवाइजर ने उनको बोला कि भाई ब्रिटिशर्स के इतने ट्रूप्स को पूरी रात भर ऐसे छोड़ना मुनासिब नहीं है, उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते भाई, अपन कैसे छोड़े। तो सिराजुद्दौला ने उसको बात को मान लिया और सिराजुद्दौला ने तब मेरे ख्याल से एक बदसलूकी वाला एक्ट किया कि उन 170 प्रिजनर्स को, जो प्रिजनर्स थे, ट्रूप्स थे, प्रिजनर्स बन चुके थे, उनको एक 18 बाई 14 फीट के छोटे कमरे में, जो वहां पे एक प्रिजन था जिसको हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, जो कि फोर्ट विलियम में ही था, उस कमरे में 170 सोल्जर्स को ठूस ठूस के भर दिया। अब आप सोचो कि 18 बाई 14 फीट का एक छोटा सा रूम, उस पे आप 170 लोगों को भर दो, किस तरीके से होगा, कैसे मैनेज हो पाएगा, जहां पे सांस लेने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। अब ये 170 का जो मैंने आंकड़ा बताया वो कई किताबों में ऐसा भी आपको मिलेगा कि 150 जने का मिलेगा, लेकिन एक वो चीज आप देखते नहीं, अलग अलग किताब में। अब हिस्ट्री ना अपन अलग अलग सोर्सेज से मिल सकती है अपन को, उसके एविडेंस वगैरह। तो मैं 170 प्रिजनर्स लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो 170 प्रिजनर्स को वहां पे एक प्रिजन में जिसकी कैपेसिटी केवल 3 या 4 प्रिजनर्स की थी, वहां पे ठूस ठूस के भर दिया यार उन सबको, है ना। तो ये सिराजुद्दौला की तरफ से एक हार्श एक्ट था जिसका उसको आगे चल के खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ठीक है, तो इतने बड़े फील्ड में सारे सब घुसे हुए थे। अब रात में ना सांस लेने को मिल रहा है, ना पानी, ह्यूमिडिटी, गर्मी से यार 23 घंटे तक वो वहां पे रहे। ठीक है, अब ब्लैक होल से अगली सुबह केवल 23 जने बच के निकल पाए। ठीक है, तो ये थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये सब चीज होने के बाद इतने सारे लोग यहां पे आप देख रहे होंगे, ये एक मतलब ये इंसिडेंट काफी पेनफुल रहा, आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। पर एक इतने छोटे से रूम में अगर इतने सारे प्रिजनर्स को डाल दिया जाए तो किस प्रकार से वो उनकी हालत होगी। तो वहां से सरवाइव करते हुए लौट ही नहीं पाए, वहां से सरवाइव करके लौटे 23 जने में ये भी थे जिनको उन्होंने लेड करने के लिए रखा हुआ था। ठीक है, जॉन हॉवेल, इन 23 जनों में जॉन हॉवेल में थे। ठीक है, तो ये हो गई ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको क्लियरली समझ में आ पाई। अब आपको क्या लगता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या ब्रिटिशर्स शांत रहने वाले हैं इन सब चीजों के बाद? बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स शांत रहने वाले नहीं थे। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इसके बाद हुआ इंडिया में। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स को ये चीज की इंफॉर्मेशन पहुंची, जब इन 23 बचे हुए लोगों में से किसी ने बताया, तो ब्रिटिशर्स में से रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया। और रॉबर्ट क्लाइव, अब ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिशर्स कंट्री में कहीं थे नहीं, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे ना, हर जगह पे अलग अलग पार्ट पे ट्रेड कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ जैसे इंडिया मैंने बनाया अलग अलग पार्ट्स पे ट्रेड कर ही रहे थे। तो ठीक है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सीधे यहाँ से अपनी आर्मी लेते हुए मार्च किया बंगाल पे। और अब हम समझेंगे कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी होती है और किस तरीके से डिक्लाइन होती है इनकी भी पावर, सिराजुद्दौला की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी आप अच्छे से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कैसे कंडक्ट हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने मार्च किया सिराजुद्दौला पे और फिर जीत लिया उनकी टेरिटरी को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण ब्रिटिशर्स काफी भड़क गए थे। ठीक है, अब भड़कने के बाद उन्होंने किस तरीके से मार्च किया ये अपन को देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो कंपनी थी, कंपनी सेंड द ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन, ये एंड नहीं होगा, इन 1957। ठीक है, कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी अपनी। ठीक है,
मैंने आपको बताया था पिछले तरफ भी, जैसे ये इंडिया है ना, एक अपन इंडिया का नॉर्मल मैप करें, ब्रिटिशर्स यहाँ सब पे थे, ठीक है। जो ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी यहाँ पे हुई, यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेके यहाँ पे पहुंचे, कम से कम 3000 की टुकड़ी लेके पहुंचे, ठीक है। 3000 की टुकड़ी लेके अचानक से उन्होंने सिराजुद्दौला पे अटैक किया, और ये काफी सडन अटैक था, इसको सिराजुद्दौला झेल नहीं पाए और वो बैटल हार गए, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एंड वन द बैटल। अब ये चीजें, बैटल जीत गए ये, लेकिन चीज इतनी आसान नहीं थी। तब के टाइम पे आपको पता है कलकत्ता पे एक ट्रीटी हुई थी, है ना, एक उस ट्रीटी के बाद सिराजुद्दौला से यहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रीटी भी करी, है ना। लेकिन वो जो ट्रीटी थी, जो रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। तो जो ट्रीटी हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पूरे के पूरे अधिकार वापस मांगे थे। जो भी उनके पास अधिकार थे तब के टाइम पे, जब औरंगजेब थे तब के टाइम के सारे अधिकार वापस मांगे थे, लेकिन वो ट्रीटी बहुत देर तक चल नहीं पाई। देखो हुआ क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, ब्रिटिशर्स के बहुत सारे ट्रूप मार दिए गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी अपॉइंट करती है और 3000 ट्रूप्स के साथ अटैक करने को बोलती है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी कंपनी को के साथ अटैक करते हैं सिराजुद्दौला पे और उन्हें हरा देते हैं, ठीक है। हारने के बाद सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर से ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, और उस ट्रीटी के अनुसार उनको सारे फोर्टिफिकेशन के और ट्रेडिंग राइट्स, पूरे सारे राइट्स उनको वापस देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रीटी बहुत दिन तक चलती नहीं थी, क्योंकि चल भी नहीं पाई, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो बंदा था वो बहुत ज्यादा नाराज था, किससे, सिराजुद्दौला से, ठीक है। तो उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ फिर से विद्रोह छेड़ दिया। उसने क्या किया कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इस पे एक मार्च कर दिया, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे रॉबर्ट क्लाइव ने मार्च कर दिया कि भाई अब ट्रीटी हम तोड़ेंगे, है ना। अब मतलब इसको रखना ही नहीं है, सिराजुद्दौला को रखना ही नहीं है, ये खतरनाक है भाई, कुछ ना कुछ करता रहेगा। जब उस ट्रीटी को तोड़ने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा हमला किया, तो भाई अब सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई अब इसका ज्यादा हो रहा है, अब इसको बताना पड़ेगा। तो फिर से सिराजुद्दौला ने अपने 50,000 ट्रूप्स के साथ मार्च किया, 50,000 ट्रूप्स के साथ मार्च किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन इसमें यार देखो, एक चीज मैं डीप जाके बता रहा हूं, अलग से बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है कि इंडिया जो बैटल हारी है, जो चीजें हारी है, वो किसके वजह से हारी है, अपने ही किसी आदमी की वजह से हारी है, घर के भेदी की वजह से हारी है। तो उस टाइम पे वो घर का भेदी कौन था, मीर जाफर, ठीक है। द मेन रीजन फॉर द defeat was the betrayal of Mir Jafar. He was lured by Clive by promise of making him the Nawab of death after सिराजुद्दौला, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो क्लाइव था उसने मीर जाफर को नवाब बनाने का प्रॉमिस किया, और मतलब हर बार यही हुआ है, कूटनीति षड्यंत्र के कारण ये मीर जाफर जो थे वो इनके बातों में आ गए, और उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी टुकड़ी इन 50,000 ट्रूप्स में भेजी ही नहीं, वो बैटल में गई ही नहीं, लड़ने ही नहीं कर पाई। जो प्लासी में बैटल हुआ था, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें इनको सिराजुद्दौला को बुरी तरीके से हरा दिया गया और मार दिया गया, जिसके बाद इनको एज प्रॉमिस्ड बाय मीर जाफर उनको वहां का नवाब बना दिया गया। अब देखो इस बैटल ऑफ प्लासी से क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आउटकम होता है, ठीक है ना। हिस्टोरिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स जो रूल करने आए थे, वो किस लिए आए थे, ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे, रूल नहीं करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। रूल तो करने ऑब्वियसली आए ही थे, लेकिन ट्रेड करने आए थे। ट्रेड से उनका शिफ्ट होके दिमाग आ गया टेरिटरी में, और टेरिटरी के बाद वो सीधा सीधा डिवाइड एंड रूल करने लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं अपन शासन को, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पे ले लिया। सो बेसिकली द बैटल ऑफ प्लासी लेड बाय द
Robert Clive was the first military expedition of Britishers over the अपने सिराजुद्दौला, और विद दिस एक्सपेंडिशन ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश द कंट्रोल एंड द ट्रेड ओवर बंगाल। और इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी हमारी खत्म होती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमें बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।